हेलो एवरीवन। हम कैश फ्लो का चैप्टर कर रहे थे, उसकी कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं वो बता चुकी हूँ। आज मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बताना है। ये देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये गरेवाल जी की बुक है। डायरेक्ट मेथड सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकाल सकते हैं। अब ये मतलब क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? देखो, डायरेक्ट मेथड का ये मतलब है कि जब हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का आंसर निकालते हैं तो डायरेक्टली जिस एक्टिविटी से कैश आ रहा है उसे हम इनफ्लो लिखते हैं, और जिस एक्टिविटी से कैश जा रहा है उसे हम आउटफ्लो ऑफ कैश लिखते हैं। तो वो डायरेक्ट मेथड हो गया। मतलब सीधा सीधा देखो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहे हैं कि जा रहे हैं, वो सीधा सीधा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो डायरेक्ट मेथड ही लगता है, जितने मैंने आपको सम्स करवाए हैं। ऑपरेटिंग का आंसर दो तरीक़ों से निकलता है, डायरेक्ट से भी, इनडायरेक्ट से भी, पर डायरेक्ट मेथड सिलेबस में नहीं है, आज तक कभी बोर्ड में आया नहीं। पर फिर भी मैं आपको एक सम उससे करना सिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब सपोज करो कि ये किसी बिजनेस का क्या है, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, सपोज करो 2 परचेजेज हैं, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल। तो ये टोटल किया, यहाँ पे आपका जीपी कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर 30,000। फिर जीपी को ब्रॉट डाउन किया। फिर सपोज करो बिजनेस ने इंटरेस्ट रिसीव किया, कोई एफडी कराई होगी या किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे होंगे तो 4,000 का, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो बिजनेस ने डिविडेंड रिसीव किया 6,000 का। और ये खर्चे बिजनेस के, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। और यहाँ पर बैलेंस फिगर कितनी बची, 18,000 का उसको नेट प्रॉफिट हुआ। अब ये नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे। एक मेरी बात समझो कि आपके सिलेबस में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कंपनी की है। अब कंपनी में ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट ऐसे नहीं बनते, बस आपके दिमाग में क्योंकि +1 वाले ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है तो मैंने ऐसे बनाया। वैसे कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आप एनालिसिस की बुक में कर चुके हो, जो आपने कंपैरेटिव और कॉमन साइज में की थी। मैं दोबारा कह रही हूँ, ऐसे कंपनी का ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बनता। मैंने वैसे ही आपको उस फॉर्म में टी शेप में कराया कि आपको थोड़ा समझना ईजी रहेगा, ठीक है। सपोज करो अभी मैं यहीं तक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तक ही रहती हूँ, अभी सरप्लस अकाउंट तक नहीं जाती। तो अब ये देखो इस बिजनेस में क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दोबारा याद करवाऊँ कि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या बताया था। वो एक्टिविटीज़ जो बिजनेस की मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ है, जिनसे बिजनेस को रेवेन्यू आ रहा है, जो उसका मेन काम है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने इस अकाउंट में से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कौन सा रेवेन्यू आ रहा है और उन एक्टिविटीज़ की वजह से कौन सा कैश बाहर जा रहा है वो देखना है। जैसे इनफ्लो क्या आ रहा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, एक ये सेल का पैसा आ रहा है। वैसे बिजनेस में एक सेल का पैसा आ रहा है, एक इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है। पर आपको पता है इंटरेस्ट रिसीव तो क्या होता है, कहीं पर कोई एफडी कराई होगी उसका, या किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे होंगे तो उसका, डिविडेंड रिसीव भी उसका। तो ये दोनों तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगी, तो फिर ये थोड़ी आएंगी। तो रेवेन्यू में 1,60,000 आ गया इनफ्लो में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो क्या होगा, एक बिजनेस ने ये गुड्स परचेज किए, ठीक है, एक बिजनेस ने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए। डेप्रिसिएशन में तो कैश जाता ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश जरूर जाता है पर ये ऑपरेटिंग थोड़ी है, लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो। लोन क्यों लिया होगा, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, तो ये फाइनेंसिंग में जाएगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये भी नहीं आना। सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स तो बाद में आता है। अब सपोज करो कि कंपनी ने क्या किया, कुछ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लिया कि हाँ कल को मैंने डिबेंचर रिडीम करने हैं तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी अमाउंट लिए हैं, 1,000, 2,000, 3,000, ये तो करोड़ों में बात होती है। सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटा सा अकाउंट बनाया है, और कंपनी का तो बनता भी ऐसे नहीं है। अब तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनती है स्टेटमेंट की फॉर्म में, अकाउंट की फॉर्म में नहीं। ये चीज़ आपको पता है। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर कंपनी ने इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया। फिर सपोज कंपनी ने कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके रख लिया, तो ये टोटल 10 हो गया। तो बाकी बैलेंस कैरीड डाउन, ये एक तरह से कंपनी का सरप्लस अकाउंट है। तो 18,000 में से ये कितने गए, 10, बाकी बचा 8,000।
अब हम इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश कौन सा आया और कौन सा गया देख रहे थे, यहाँ तक पहुँचे थे। अब ये जो रिजर्व बना बना के कंपनी ने ये प्रेफरेंस इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया है, तो ये डिविडेंड देना तो फाइनेंसिंग में आएगा। ऑपरेटिंग की बस यही चीज़ें हैं जो मैंने सर्कल की हैं, ठीक है। अब हम पहले डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली कैश आ कौन सा रहा है, सेल का। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, या अगर जो डेटर से भी रिसीव हुआ होता है वो भी सेल का ही होता है। कितना है आपका, 1,60,000, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना है, कैश पेड टू सप्लायर्स या कोई और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो आपके कितने हैं, 50,000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, तो ये टोटल 75 हो गया। तो 85,000 को मैं क्या लिखूंगी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और सपोज आपको जिसमें में टैक्स पेड भी गिवन है 2,000 का, तो वो भी इनकम टैक्स पेड है आपका, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग में आएगा, तो वो लेस टैक्स पेड हो गया। तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। ये डायरेक्ट मेथड है, पर ये डायरेक्ट मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमने इनडायरेक्ट मेथड से ही करना है। इनडायरेक्ट मेथड समझने के लिए भी डायरेक्ट मेथड का समझ आना ज़रूरी है, रट्टा नहीं लगाना हमने। देखो मेरी बात सुनो, डायरेक्ट मेथड में क्या है, एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से कहाँ कहाँ से कैश आया, एक ये 1,60,000 और 1 2 3 4, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से कैश इनफ्लो आउटफ्लो है। ये मैंने चीज़ें ली यहाँ पे, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस किया, मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, लेस टैक्स पेड किया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा, जैसे रेशो के चैप्टर में मैंने आपको वो छोटी सी बैलेंस शीट बना के कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला नहीं कराया था, एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच की, जो चीज़ें छोड़ दोगे, ठीक है, उनको लेकर दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। जैसे कि यही ले लो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मैंने इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,00,000 प्लस 50 प्लस 10, 1,60,000 माइनस 30, 1,30,000 हो गया। एक ये तरीका होता है निकालने का। दूसरा तरीका कि ये 4 चीज़ें आपने ले ली, इनको लेकर नहीं निकालना तो सेल माइनस जीपी कर लो, जो 2 रह गई। अब इधर से चल पड़ो, सेल माइनस जीपी कर लो, तो भी तो आंसर 1,30,000 आना है। तो अगर कोई अकाउंट आपका मैच हुआ पड़ा है, उसमें एक तरफ से चल के पहले आपने एक फॉर्मूला बनाया, तो जिन जिन आइटम्स को लिया दूसरा फॉर्मूला बनाना है, तो दूसरी तरफ से चलोगे, जो आइटम छोड़ी थी उनको लेकर बनाओगे, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, आंसर तो सेम आएगा। सेम इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। क्या डायरेक्ट मेथड में जिन चीज़ों को मैंने टिक लगाए वो आपने ले ली, इनडायरेक्ट मेथड में भी आंसर 83 निकलेगा, पर आपने क्या करना है, जिन जिन चीज़ों को देखो मैंने टिक नहीं लगाए, जिनको मैंने नहीं लिया, ठीक है, उनको लोगे तो वो इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा। अब ये सपोज कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ P&L है, प्रॉफिट 18,000 का हुआ, फिर कंपनी ने उसमें से कोई रिजर्व बनाए, कोई डिविडेंड दिए, ये जो बचा ये कंपनी का सरप्लस बचा है। अब इस मेथड में मैं उल्टा गियर लगाऊंगी, बैक गियर गाड़ी चलेगी, यहाँ से चलूंगी, ठीक है, और मैंने ऑपरेटिंग का आंसर निकालना है। वैसे मैंने 18 में से इन चीज़ों को माइनस किया था तो 8 आया था। अब जब मैं बैक गियर में गाड़ी चलाऊंगी तो जिन जिन चीज़ों को इनको मैंने 18 में से माइनस करके 8 पे आई थी, अब मैं 8 में इनको प्लस करती हुई ऊपर जाऊंगी। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में लूंगी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। कौन सा, ये वाला 8,000। सॉरी, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये तो इस साल का ही सरप्लस है, वो बैलेंस शीट दी होती तो क्लोजिंग लेते। अब मैं इसमें ऐड क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें इनको ऐड बैक करूँगी, 1 4 3 2 चारों को, ये टोटल 4 चीज़ों का है 10,000, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 18,000। अब ये 18,000 क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मीनिंग भी अगर टाइम मिला तो इस वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ये नेट प्रॉफिट आपका, इसको निकालने के लिए बस एक चीज़ और इसमें आपने ऐड करनी है, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसको भी पहले यहाँ पे ऐड करना है, जो मैं यहाँ पर भूल गई हूँ। कितना है ये प्रोविजन फॉर टैक्स, 2,000, इसको भी लेना ना। देखो इस सबको ऐड किया करते करते नेट प्रॉफिट तो कैंसिल हो गया, 2,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, तो ये 12,000 और ये 20,000 हो गया।
हम कहाँ तक पहुँचे, जिन जिन चीज़ों को छोड़ा था ऑपरेटिंग में, इनको लिया ना, जो मैंने टिक मारे हैं, अब जिनको छोड़ा है 8 + 1 + 4 + 3 + 2 + 2, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। 18 तो कैंसिल हो गया ना डेबिट क्रेडिट, यहाँ तक पहुँची हूँ मैं 2 तक। अब इन 2 को तो लेना नहीं, क्योंकि इनको तो मैं डायरेक्ट मेथड में ले चुकी हूँ। अब ये जो चीज़ें रह गई, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मैंने इनको ऐड करना है, और इसके लिए हेडिंग क्या होगी, ये कौन सी चीज़ें हैं, ये या तो नॉन कैश है, डेप्रीसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन कहता है ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग है पर नॉन कैश है। क्यों, क्योंकि एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, कैश वर्ड आया, बैंक वर्ड आया, नो, तो ऑपरेटिंग तो है पर नॉन कैश है। तो कोई नॉन कैश आइटम है, और ये नॉन कैश तो नहीं है, कैश या बैंक तो जा रहा है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश या टू बैंक, ये कैश आइटम है, ये नॉन कैश है, इस वजह से ऑपरेटिंग में नहीं आनी। ये ऑपरेटिंग नहीं है कैश आइटम ही, पर क्योंकि ऑपरेटिंग नहीं है तो ऑपरेटिंग में नहीं आनी, तो इनको ऐड बैक करके ख़त्म करना है। तो हेडिंग क्या होगी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो आइटम्स तो इस तरफ से मैं बैक गियर मार रही हूँ, इनको तो प्लस करूँगी। अब पहले P&L अकाउंट ख़त्म कर लूँ। जो इस तरफ की आइटम्स हैं ये भी इन्वेस्टिंग है ना, ऑपरेटिंग तो नहीं है। तो ऑपरेटिंग का आंसर निकालने के लिए मैं तो 8000 से चली हूँ ना, 8000 को निकालने के लिए तो बेटा ये सारी आइटम्स की खिचड़ी इसमें 8000 को निकालने के लिए यूज़ हुई है। तो मैंने अभी इस 8000 से ऑपरेटिंग के आंसर की तरफ जाना है। इस कारण जो जो आइटम्स ऑपरेटिंग नहीं हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, ये 8000 का आंसर जब मेरा बिजनेस में आया, इस 8000 के आंसर को निकालने के लिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब की खिचड़ी पकी हुई थी। अब मैंने इस 8000 में से शुद्ध ऑपरेटिंग आइटम्स निकालनी है। कैसे निकालूं? एक तरीका जो मैंने डायरेक्ट मेथड में लगाया, चुन लो ना बीच में से। मैंने ऑपरेटिंग चुन ली, 1,60,000 को चुन लिया, ये लिख लिया, इनको चुन लिया, ये ऑपरेटिंग थी, गुड्स परचेज करना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करना, सैलरी पे करना, एडवर्टीजमेंट पे करना, उनको चुन लिया। एक तरीका तो आपके सामने सब कुछ मिक्स पड़ा हुआ है, जो चाहिए चुन लो। मैंने चुन के डायरेक्ट मेथड में निकाल लिया, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, तो आपके सिलेबस में आपको यहाँ से शुरू होना पड़ेगा। अब ये 8000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो सर्कल में है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सबको लेकर 8000 बना है। अब क्या तरीका हो सकता है कि आपने अब ऑपरेटिंग का आंसर निकालना है। इस 8000 को निकालने में जो जो चीज़ें जो मैंने टिक लगाई हैं ऑपरेटिंग है ना, ऑपरेटिंग के अलावा इस्तेमाल हुई हैं, उनके इफ़ेक्ट को नील कर दो। कैसे नील करोगे कि जो जो चीज़ें इस 8000 को निकालने के लिए माइनस हुई थी उन सब को प्लस कर दो। जो जो इस 8000 को निकालने के लिए ऊपर से प्लस होती आ रही हैं इनकम्स, उनको माइनस कर दो, उल्ट कर दो, उन सब का इफेक्ट नील हो जाएगा। तो इस 8000 को निकालने के लिए ये सारी चीज़ें माइनस हुई थी, इनको मैंने ऐड बैक कर दिया, है ना। ये भी माइनस हुई हैं, 2000, 3000, 2000, इनको मैंने ऐड कर दिया। अब इसी 8000 का जब ये आंसर निकला, तब इधर निकालने के लिए इनकम्स को मैंने ऐड किया होगा। अब मैं इनको माइनस कर दूंगी। क्यों माइनस करूंगी? क्योंकि ये ऑपरेटिंग नहीं है ना, अब मैं उल्टा चल रही हूँ, तो ऑपरेटिंग को छोड़ दिया मैंने। अब मैं नॉन ऑपरेटिंग सारी चीज़ें, जो चीज़ इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है वो नॉन ऑपरेटिंग ही है। दोबारा लाइन बोलती हूँ, जो चीज़ इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है मतलब वो ऑपरेटिंग नहीं है ना, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग है, तो वो ऑपरेटिंग नहीं है। तो जो चीज़ें ऑपरेटिंग नहीं है बेटा, नहीं है ऑपरेटिंग, उन सब को मैंने अब लेना है, क्योंकि ये उल्ट मेथड है पुत्र, उल्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, उल्टा चलना है। अब आंसर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही निकाल रही हूँ, पर मैंने ऑपरेटिंग वाली चीज़ें नहीं लेनी, बस यही चीज़ समझनी है तुसी। मैं निकाल ऑपरेटिंग एक्टिविटी रही हूँ, पर मैंने इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि मैं उल्टा चल रही हूँ ना, कान उल्टा पकड़ रही हूँ, आंसर मैं ऑपरेटिंग का निकाल रही हूँ, पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालने के लिए मैंने ऑपरेटिंग आइटम्स को नहीं लेना। क्यों? मेथड उल्टा चला रही हूँ। तो ऑपरेटिंग के अलावा वाली चीज़ें लेनी है बेटा, ऑपरेटिंग के अलावा वाली। तो जिनको टिक लगाए वो तो मैंने डायरेक्ट मेथड में ले ली, क्योंकि ये तो 100% ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। अब जो इनके अलावा वाली है पुत्र, वो लेनी है। तो 8000 शुरू हुए, अलावा वाली जो छोड़ी वो सारी ले लो। ये सारी ऐड हो जाएंगी, ये सारी माइनस हो जाएंगी, क्योंकि जो माइनस की थी पहले अब उनको ऐड कर दो।
जो ऐड की थी उनको माइनस कर दो, इफेक्ट नील हो गया। अब सिर्फ जो उसमें बचा वो क्या बचा, वो ऑपरेटिंग ही बचेगा फिर, क्योंकि फिर तो वही बच जाएगा ना जो टिक किया है। बाकी तो सारे माइनस किए हुए को दोबारा तुम प्लस कर रहे हो, तो माइनस को दोबारा प्लस करोगे इफेक्ट नील। इनकम ये प्लस की है, इनको माइनस कर दोगे इफेक्ट नील। तो रह क्या गया उस टोकरी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रह गई उस टोकरी में, और रह क्या गया। तो अब इन दोनों को माइनस करना है क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। माइनस किया 25 में से 10, ये बचा 15,000। अब जैसे यहाँ पर जो आंसर आया था वो क्या था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिलहाल ये अभी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है। क्यों, अभी देखो क्या सारी आइटम्स ले ली मैंने, इसके बाद मैं यहाँ तक पहुँच गई ना, ये 30 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, P&L में सारा ले लिया। अब ये ट्रेडिंग में बचा क्या, ये 3 तो ऑपरेटिंग में चली गई थी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बचे, ये दोनों बचे ना। अब देखो आपका ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था, क्लोजिंग 30 था। अब हमने इसका आंसर निकालना है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग था, ओपनिंग 1 लाख था, क्लोजिंग 30 है, इसका मतलब 70,000 का स्टॉक कम हो गया। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो बिक गया, अज्यूम करेंगे, ठीक है। 1 लाख में से 30 बच गया, मतलब 70 बिक गया। हम अज्यूम करेंगे वो 70 बिक गया और वो 70 का कैश आया। पुत्र हम इंडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं ना, अब इसमें आपने सेल वगैरह तो लेनी नहीं, समझो ये आपको दिए ही नहीं हुए। अब आप उल्ट चल रहे हो, अब आपको एग्जैक्टली तो सम में आप सेल यूज़ कर नहीं सकते, अब तो अजम्पशन चलेंगी। तो आपका स्टॉक 1 लाख से 30 हो गया, तो समझो 70,000 का बिक गया, तो वो आप अज्यूम करोगे क्योंकि सेल आपको फिर सम में गिवन नहीं होगी इंडायरेक्ट मेथड में। तो 70 का मतलब कैश आया, तो वो प्लस होगा। इस 15,000 को मैं लिखूंगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टॉक आपकी वर्किंग कैपिटल में ही आता है, करंट एसेट है, तो वो चेंज मैं बाद में यहाँ पे लिखूंगी। तो क्योंकि मैंने 70 मानना है कि समझो आ रहा है, तो ऐड इंक्रीज इन करंट एसेट स्टॉक में 70 यहाँ पर ऐड करूँगी। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, 85,000। अब ये देखो यहाँ पर भी 85 आया था ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पर भी 85 आया, तो ये क्या है आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से लेस टैक्स पेड किया जैसे उसमें से किया था, तो आंसर आ गया 83,000। यहाँ पर भी आंसर था 83,000। बस फ़र्क क्या है, ये देखो इतने से सामने आंसर 83 निकल गया था, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली देखो कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ कैश जा रहा है, बस जो आ रहा है प्लस करो, जा रहा है माइनस करो, आंसर आ गया 85। सिंपल था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कहाँ से कैश आ रहा है, आया 1,60,000 से था, गया ये 4 में था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी कैश गया था, पर लोन तो मतलब फाइनेंसिंग में चला जाएगा ना। ये जो आपने लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो लोन आपने अरेंज क्यों किया होगा, फाइनेंस के लिए, पैसे की ज़रूरत होगी, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे वो फाइनेंसिंग में आएगा। तो सैलरी एडवर्टीजमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, ठीक है। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव किया था, पर ये ऑपरेटिंग इनकम थोड़ी है, बिजनेस का काम थोड़ी है ये, ठीक है। कोई डिबेंचर शेयर खरीदे होंगे, उस पर मिला, ये इन्वेस्टमेंट की थी कंपनी ने अपने पैसे की, तो ये इन्वेस्टिंग इनकम है। तो अब सुनो ध्यान से समरी, कि डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। करना आपको इनडायरेक्ट ही पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट मेथड में आपने क्या करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकाल रहे हो, मेरी लाइन ध्यान से सुनो, आंसर ऑपरेटिंग का ही निकाल रहे हो, पर ऑपरेटिंग आइटम्स को नहीं ले रहे हो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ले रहे हो, क्योंकि ऑपरेटिंग आइटम्स को लेकर आंसर निकालना तो डायरेक्ट मेथड होता है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग जो मैंने आपको सिखाए हैं वो डायरेक्ट मेथड्स ही हैं, वो तो सीधा कैश जहाँ से आ रहा है, जहाँ जा रहा है, हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर ऑपरेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से कैश आ रहा है, जा रहा है, वो भी रिकॉर्ड कर सकते थे, पर वो डायरेक्ट मेथड होता, सिलेबस में नहीं है। अब आपको P&L अकाउंट से ही उल्ट चलना पड़ेगा, तो अब वो चीज़ें लोगे जो ऑपरेटिंग नहीं है। अब कल को कोई पेपर में या वाइवा में आपसे पूछे, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई आपसे पूछे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, और आप सोचो हाँ भाई जब हम निकालते हैं हम यहाँ पे लिखते तो हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, और नहीं पुत्र ये तो क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है तो हम उल्टा चल रहे हैं, तो हमने नॉन ऑपरेटिंग, देखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं पुत्र, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकल रहा है, पर आइटम्स में नॉन ऑपरेटिंग ले रही हूँ, तो कोई आप टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा, क्यों बेटा तूने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया तो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फिर तू कैसे कह रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। आपने कहना है सर हम इनडायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट से नहीं। तो चाहे यहाँ पर ये है
पर यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। क्यों? हम उल्टा चल रहे हैं, हम बैक गियर मार रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन ना आता। ये चीज़ बस आप ध्यान में रखो कि जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं एक्चुअली वो ऑपरेटिंग नहीं है। ठीक है, इस मेथड से हमने ऑपरेटिंग आंसर निकालना है। थैंक यू।